नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय श्री गरीबों में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित कुमार। हम बात कर रहे थे कि फसलों के बारे में, और फसलों में हम खाद्यान्न फसलें चला रखी थी, खाद्यान्न फसलें पढ़ रहे थे। खाद्यान्न फसलों में हमने धान, बाजरा, ज्वार, मक्का की बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं जो सबसे पहले हम जौ का वानस्पतिक वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो वानस्पतिक वर्गीकरण में सबसे पहले आता है वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम जौ की दो जातियां पाई जाती हैं। पहली आती है होर्डियम वेल्गेर, दूसरी आती है होर्डियम डिस्किटोन। डिस्किटोन बोल सकते हैं। भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है। भारत में सर्वाधिक ये उगाई जाती है, सर्वाधिक उगाई जाने वाली जाती है। इसकी बाली छह पंक्तियों वाली होती है। छह पंक्तियों वाली, मैं बताता हूँ कैसे। छह पंक्तियों वाली। और होर्डियम डिस्क्रिटोन जो जाती है उसकी दो पंक्तियों वाली होती है। दो पंक्तियों वाली होती है। दो पंक्ति वाली कैसे होती है कि ये एक बाली है, अगर इस हिसाब से होती है तो ये दो पंक्तियों वाली। और अगर संपूर्ण बाल पर इस प्रकार बाल बाल पाए जाते हैं, या बाल जैसी जो संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? छह पंक्तियों वाली जाति के नाम से जाना जाता है। वनस्पति नाम के बाद में आता है कि कुल। मैंने बताया था कि जो भी खाद्यान्न फसलें हैं उनका कुल होता है गरेविनी या पोएसी। कौन सा होता है? गरेविनी या पोएसी कुल होता है। उत्पत्ति स्थल की बात करें, उत्पत्ति स्थल, तो जौ का उत्पत्ति स्थल है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया, या हम इसे इथोपिया के नाम से भी जाना जाता है। इथोपिया के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसका दाना। दाना क्या कहलाता है? तो मैंने मक्का वाली फसल में बताया था कि जो भी खाद्यान्न फसलें हैं उनका दाना क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। कैरियोप्सिस कहलाता है। दूसरा बात करते हैं पुष्पक्रम। तो इसका पुष्पक्रम स्पाइक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है। स्पाइक का दूसरा नाम है ईयर या बाली। इसे हम कह सकते हैं स्पाइक, ईयर या बाली। अब बात करते हैं कि जौ में गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या, तो जौ में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर होती है 14। कितनी होती है? 2n बराबर कितनी होती है? 14 होती है। अब बात करें इसमें परागण। परागण किस प्रकार का होता है? परागण, तो परागण इसमें 100 परागण पाया जाता है। इसमें 100 परागण पाया जाता है। 100 परागण क्या होता है कि इसमें स्वयं ही परागण की क्रिया, स्वयं में परागण की क्रिया हो जाती है। इसमें किसी का भी
परागण की क्रिया में किसी का भी योगदान नहीं होता है, इसलिए इसे स्वपरागण के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। अब बात करते हैं इसकी जलवायु। जलवायु तो जलवायु ये सर्दी ऋतु या रबी की फसल मानी जाती है। रबी की फसल में सर्दी रहती है, तो यह सर्दी में कौन सी जलवायु होती है? शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु कौन सी? शीतोष्ण जलवायु। साथ ही ये LDP प्लांट माना जाता है। साथ ही शीतली पादप भी है। शीतली पादप LDP लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि ऐसी फसल जिसको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है या 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? LDP कहते हैं। अब बात करते हैं कि तापमान। तापमान इसमें अलग अलग होता है। अंकुरण के लिए अलग होता है, वृद्धि के लिए अलग होता है और पकाव के समय अलग होता है। तो अंकुरण के लिए इसका तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और वृद्धि के लिए 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और पकाव के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। कितना होता है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अंकुरण के लिए और 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के लिए, और पकाव के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं बीज दर की। बीज सामान्य के लिए कितनी बीज दर चाहिए? तो सामान्य के लिए बीज दर चाहिए 100 kg प्रति हेक्टेयर। 100 kg प्रति हेक्टेयर बीज चाहिए। और देरी से या लवणीय मृदा के लिए, लवणीय मृदा हेतु 125 kg प्रति हेक्टेयर 125 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। कितने बीज की होती है? 125 kg प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है देरी से बुआई के लिए, और सामान्य के लिए 100 kg प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बात करें आपसी दूरी की। आपसी दूरी, कतार कतार दूरी और पंक्ति से पंक्ति दूरी R/P। R कतार दूरी और P प्लांट से रो इंटू प्लांट। तो रो की होती है 22.5 और इसकी होती है 10 सेंटीमीटर। तो 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि जौ का वानस्पतिक नाम दो जातियां हैं। होर्डियम वगैरह जो भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है और 6 पंक्तियों वाली है, क्योंकि इसमें संपूर्ण वाली पर बाल पाए जाते हैं। और दूसरी आती है होर्डियम डिस्क्रिटोनी, यानी ये 2 पंक्तियों वाली होती है। 2 पंक्तियों वाली कैसे? क्योंकि इसके दोनों तरफ ही बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। कुल इसका ग्रेमिनी या पोएसी उत्पत्ति स्थल दक्षिणी पूर्वी एशिया या हम कह सकते हैं इथोपिया, और दाना इसका कैरियोप्सिस। खाद्यान्न फसलों में जो भी फसलें हैं उनका दाना कैरियोप्सिस, कुल भी उनका कैरियोप्सिस। पुष्पक्रम इसका स्पाइक ईयर वाली। मैं आपको बता देता हूं कि गेहूं और जौ लगभग समान है। इनका ये पुष्पक्रम भी समान, दाना भी समान, उत्पत्ति स्थल इस यहाँ पर आ जाएगा पश्चिमी, और ग्रामीण पोएसी वनस्पति नाम समान नहीं है। परागण इसमें उसमें भी 100 परागण होता है। अब बात करते हैं
उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर माना जाता है। जलवायु की बात करें तो जलवायु गेहूं और जौ दोनों ही ठंडी जलवायु की फसल या शीतोष्ण जलवायु की फसल मानी जाती है। ये एलडीपी यानी लॉन्ग डे प्लांट जिसको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है और साथ ही शीतली पादप इसमें फोटोटोलिज्म का शीतली चक्र चलता है। तापमान की बात करें तो अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और वृद्धि के लिए 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और बात करें पकाव के लिए तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बीज दर की बात करें सामान्य के लिए 100 केजी प्रति हेक्टेयर और डेयरी से या लवणीय मृदा के लिए कितनी 125 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करते हैं। और आपसी दूरी की बात करें तो आपसी दूरी रो इंटू प्लांट की होती है 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं जौ की किस्मों के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जौ की किस्में। बहुत बार पूछ जाती है कि ये कौन सी किसकी किस्म है। आरडी की जो भी श्रेणी होती है आरडी की वो किसी है। आरडी की जो भी श्रेणी 1 2 3 4 5 को किसी प्रकार की श्रेणी हो सकती है। आरडी की जो भी श्रेणी होगी वो किसकी होगी जौ की। तो सबसे पहले बात करते हैं मोल्या रोग प्रतिरोधी। मोल्या रोग प्रतिरोधी तो मोल्या रोग प्रतिरोधी कौन कौन सी है। राजकिरण कौन सी राजकिरण और दूसरी क्या है आरडी 2052 कौन सी है आरडी 2052। राजकिरण का नाम है दूसरा नाम है आरडी 387 आरडी 387 इसका दूसरा नाम है। और एक और है आरबीडी फर्स्ट किसी किस्म है जो की है जो मोल्या रोग प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। अब आती है छिलका रहित फसल। छिलका रहित किस्में कौन कौन सी है। तो जौ की छिलका रहित किस्में हैं डोलमा और कैलाश। कौन कौन सी है डोलमा और कैलाश। साथ ही एक और है हिमानी। डोलमा कैलाश और हिमानी। लवण सहनशील किस्म। तो लवण सहनशील किस्म एक ही है BL2 दूसरा नाम है बिलाडा 2। पूरा नाम इसका बिलाडा 2 है। अगली आती है माल्ट या शराब हेतु। माल्ट या शराब बनाने के लिए जो किस्में काम में ली जाती है वो है RS6 अंबर और कलिपेस। कौन सी है कलिपस सॉरी RS6 अंबर और कलिपस। अगली आती है उत्परिवर्तित किस्में। उत्परिवर्तित किस्में कौन कौन सी है। तो RBD फर्स्ट और BM4 इसके अलावा अन्य किस्में हैं ज्योति आजाद और एक रत्ना भी इसकी है नीलम भी इसकी है। रत्ना नीलम जो है हाई स्टार्च पाया जाता है इसमें। हाई स्टार्च पाया जाता है। और साथ ही ये BM4 है ये IARI नई दिल्ली के द्वारा विकसित की गई। ये ऐसी किस्में। इसकी साथ ही एक और होती है RD21
आरडी की जो भी श्रेणी है, मैंने बताया आरडी की जो भी श्रेणी है वो किसकी किस्में होंगी, जो की ही किस्में होंगी। मौलिक रोग प्रतिरोधी राजकिरण आरडी 2052 और आरबीडी फर्स्ट। छिलका रहित डोलमा कैलाश हिमानी लॉन सेंसिल BL2 या बिलाडा 2 माटिया शराब हेतु RS6 अंबर कैलिपिस। और अगली उत्प्रेरक किस्म में आरबीडी फर्स्ट BM4 जो IRI नई दिल्ली द्वारा विकसित है। अन्य किस्में की बात करें तो ज्योति आजाद रत्ना नीलम जो हाई स्टार्च पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका जौ का उपयोग किस में किया जाता है। तो जौ का उपयोग माल्ट शराब बनाने में किया जाता है, माल्ट या शराब बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, माल्ट या शराब बनाने में। जौ में प्रोटीन 10 से 11% पाई जाती है। प्रोटीन कौन सी होती है इसमें, एल्ब्यूमिनोइड एल्ब्यूमिनोइड कौन सी होती है, एल्ब्यूमिनोइड या इसका नाम है होडिन प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें 62 से 77 या 62 से 77% पाया जाता है। वसा की बात करें तो वसा इसमें 3 से 4% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 3 से 4% इसमें वसा पाई जाती है। और जो एक सबसे अधिक लवण सहनशील है, जो सबसे अधिक लवण सहनशील खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक लवण सहनशील फसलें मानी जाती है। तो ये हो गई इसके रोग और कीट फसलें। वो एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा, उसमें ये आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।